कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सभी लोगों ने मिलके गुजरात के प्रभारी का काम संगठन का मुझे दिया है। मैं आपके माध्यम से उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले 26 साल पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो लगभग 20 साल से ज़्यादा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से मैदान में जुटा हुआ है। पिछला चुनाव जो 2017 में हुआ था, परिणाम इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात में अधिकांश जगह चुनाव हार गई थी। बहुत मार्जिनल विक्ट्री, कहाँ ये लोग जो संख्या का दावा करते थे वो सीटें तो इनको मिली नहीं, मुश्किल से सत्ता में आ पाई। और जिस ढंग का ड्रामा करना पड़ा सत्ता में बने रहने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ हमारी लीडरशिप ने गुजरात की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। देश के लोगों के डीएनए में कांग्रेस पार्टी है। जब हमारी पार्टी के महान नेताओं ने इस पार्टी को बनाया था, देश के आम और अवामों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का संविधान बना, कांग्रेस की नीतियां बनी और कांग्रेस के कार्यक्रम बने। हमारी विचारधारा में वो दम है। प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के लोग चाहे कितनी भी बातें करें कांग्रेस मुक्त भारत की, लेकिन पिछले 7.5 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी के वजूद को, हम सत्ता में रहे या नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से ग्रास रूट पर डटा हुआ है। और पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है कि इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और हर उतार के बाद में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो मैं तो यही भरोसा करता हूँ कि गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भरोसे, वहाँ की पार्टी के नेताओं के भरोसे, हमारी एकजुटता के भरोसे, ये जो 2022 के अंदर गुजरात का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी उसको जीतेगी। इसी उद्देश्य को लेके मैं आज वहाँ जा भी रहा हूँ, 3 दिन रुकूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से 1 to 1 बात करने के अलावा जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। और पार्टी का जो विधायक दल है, करीब 65 MLAs हैं हमारे, उनसे 1 to 1 बात करेंगे। जिलों के अध्यक्ष जो हैं उनसे भी 1 to 1 बात करेंगे। टोटल लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी रणनीति रहेगी कि कांग्रेस मजबूती से वहाँ खड़ी हो, कांग्रेस वहाँ मजबूती से चुनाव भी लड़े, हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम बने, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बने और आने वाले टाइम में कांग्रेस की वहाँ सरकार बने। सर, एक तरीके से सीधा पीएम और अमित शाह के गढ़ में आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो बहुत टफ चुनौती मानी इसे? चुनौती हमेशा टफ ही होनी चाहिए, और उस टफ चुनौती में से अगर आप रास्ता निकालते हैं, वही सही मायने में कड़ी मेहनत होती है। और जो भरोसा किया है, मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन कांग्रेस ने जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस विश्वास के साथ मुझ पे भरोसा किया है, मैं कोई बहुत बड़े नेता का बेटा नहीं हूँ, ना किसी बड़े राजनीतिक परिवार से आता हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता जो ग्रास रूट वर्कर है, उसमें पार्टी लीडरशिप ने भरोसा किया है। मैं भी ये संकल्प लेके ही यहाँ से जा रहा हूँ कि गुजरात के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा। सर, अभी
इससे एक अलग हटके सवाल था। अभी रिसेंटली एक नई बीमारी प्रदेश में देखने को मिल रही है, चूहों के द्वारा एक बीमारी सामने आ रही है, कई केस भी आ रहे हैं और अलर्ट भी जारी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारियां हैं इस वक्त? देखिए, चाहे कोविड की तैयारियों के बारे में हमेशा आप लोग खुद भी अलर्ट रहे। आपने देखा भी राजस्थान में चिकित्सा विभाग के सामने जो भी चुनौतियां आई, अभी 3 साल लगभग हमारी सरकार को हो जाएंगे दिसंबर के अंदर। शुरू में स्वाइन फ्लू की थी, फिर बच्चों की मौत का इशू उठा, फिर कई तरह के वायरस आए, जी का वायरस आया, पता नहीं। वो चुनौतियां तो इस विभाग के सामने हमेशा रहती हैं, लेकिन उसकी भी रणनीति बनती है और उससे मुकाबला भी किया जा सकता है। सर, इसमें कितने केस हैं सर अभी रिसेंटली कुछ आइडिया आपको मिला? अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारा विभाग अलर्ट है। अभी सेक्रेटरी मेडिकल मेरे पास से ही गए हैं, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि चुनौती चाहे कैसी भी आई है, आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए और राजस्थान के लोगों को बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी हम निभाते आए हैं उसको हम निभाते रहेंगे। सर, आपसे पहले मुख्यमंत्री जी के पास गुजरात का प्रभार था, क्या आपने उनसे बातचीत की, कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश की? अब मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या एक तरह से अपनी ओर से कहा है पूरे इशू में? देखिए, मेरी विस्तार से चर्चा नहीं हुई। कल अब मिले थे, बाई इलेक्शन था दरियावद और वल्लभनगर में, मैं पहले से वहाँ मौजूद था। मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे, हमारी नमस्ते हुई, लेकिन गुजरात के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने खुद ने गुजरात के प्रभारी के रूप में 2017 के चुनाव में वहाँ काम किया है, शानदार रिजल्ट दिए हैं। अगर उनका अनुभव का लाभ भी लेना पड़ेगा तो लें। प्रभु जी, प्राथमिकता क्या रहेगी गुजरात में एज ए प्रभारी, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस संगठन है, मैं संगठन का आदमी हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी संगठन को मजबूत बनाने में निकली है। तो इसलिए प्राथमिकता तो कोई होती, सिर्फ पार्टी है प्राथमिकता और कुछ नहीं है। प्रभु जी, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने विकास पागल हो गया है जैसे नारे वहाँ गुजरात में दिए थे और काफ़ी अच्छी सफलता भी हासिल की थी। क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसे ही कुछ नारों को लेके? एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, देश की मीडिया ने भी नहीं पूछा, गुजरात में कोई सवाल करने वाला है क्या कि 2017 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, 4 साल सरकार चली और पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई, मुख्यमंत्री भी बदल गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदल गए, पूरी सरकार के मंत्री बदल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जवाब दे पार्टी समझती है तो देश की जनता को और गुजरात की जनता को ये जानने का हक तो है कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको पूरा चेहरा बदलना पड़ा सरकार का चुनाव के 1 साल पहले। इसलिए ये विकास पागल वाली बात तो है ही नहीं। अब तो विकास है ही नहीं। अगर 4 साल गवर्नेंस होती तो फिर उनको हटाने की जरूरत क्या थी? ये तो खुद स्वीकार किया गुजरात की सरकार का चेहरा बदल के बीजेपी ने कि हम वहाँ निकम्मे साबित हुए, हमने वहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। गंभीर सवाल उठते हैं लोगों के जहन में, या तो बताए बीजेपी के उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, या बीजेपी ये बताए कि उनमें नॉन गवर्नेंस थी। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं भ्रष्टाचार किया इसलिए हटाया हमने, कोई तो अपराध किया होगा। कारण क्या है इनको हटाने का? वो गुजरात की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गवर्नेंस आप नहीं दे पाए तो भी जिम्मेदारी बीजेपी की है। अगर इन लोगों ने गलतियां की है, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो भी बीजेपी की गलती है। जनता की तो कोई गलती नहीं जिन्होंने सरकार बनाई और जिस ढंग से संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करके कांग्रेस के 18 एमएलए को तोड़ा है बीजेपी ने। लालच दिया गया उनको भी मंत्री बनाने का, मंत्री बनाए भी कुछ लोगों को, आज वो भी धाराशायी हो गए वहाँ, उनको भी अपनी औकात दिखा दी वापस बीजेपी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। जो कांग्रेस के हमारे मित्र कांग्रेस की टिकट पे जीत के गए 2017 में, बाद में बीजेपी ने बरगलाया, उनको बीजेपी में शामिल किया, इस्तीफा दिलवाया, सरकार में भी शामिल किया और अभी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुजरात में अगर गवर्नेंस होती, गुजरात में अगर विकास होता
तो फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की बीजेपी को जरूरत नहीं। सर हार्दिक और जिग्नेश जैसे चेहरों से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए वो हमारी पार्टी की ताकत है। हार्दिक पटेल ने बहुत बड़ा गुजरात में आंदोलन चलाया, नौजवान आदमी है। जिग्नेश मेवानी जी बहुत बड़े लीडर हैं वहाँ के। जो भी लोग कांग्रेस के साथ खड़े होंगे हम सबका सहयोग लेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पंजाब में बदलाव के क्या कारण रहे, क्या मानते हैं कि वहाँ विकास नहीं होगा या फिर कोई कमी रही, इसलिए बदलाव की? पंजाब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह जी, उनकी उम्र भी हो गई थी और पार्टी के विधायकों की धारणा ये थी हमने वहाँ सिर्फ एक नेतृत्व बदला है, सरकार का पूरा चेहरा नहीं बदला है। जो गुजरात में हुआ है उसको आप पंजाब से नहीं जोड़ सकते। पंजाब में अलग चीज़ है और गुजरात में अलग चीज़ है। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री समेत बाहर का रास्ता दिखाना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत बड़ी गलती हुई। सर क्या सर, ये आप खबर सही है सर दिल्ली- कि आप क्या ये खबर सही है कि आप राजस्थान से अब जब तक गुजरात चुनाव नहीं हो जाता थोड़ा दूर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पद चुनौती आपने खुद ने कहा कि बड़ी चुनौती है। देखिए आदमी चाहे इस देश का नागरिक हूँ, मैं राजस्थान में जन्म लिया है, हमारी पार्टी कहीं काम ले मुझसे मैं वहाँ काम करूँगा, इसके मायने ये नहीं है कि राजस्थान से दूर हो जाएंगे। राजस्थान की धरती ने बहुत दिया है, बहुत सिखाया है, यहाँ पार्टी संगठन में काम किया मैंने, मुझे विधायक भी बनने का मौका मिला, सांसद बनने का मौका मिला, पार्टी में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनने का मौका मिला। और गुजरात में भी 2002 के चुनाव में जो राजस्थान की सीमा से लगी हुई 4 जिले हैं, महसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, और ये तमाम 4 जिलों के अंदर मैं काम करके आया हूँ पाटन में। तो लगभग 1-1.5 महीने में वहाँ रहा हूँ। महसाना के वाटर पार्क में 26 विधानसभा क्षेत्र थी, अधिकांश विधानसभा में हम जीते थे, 2002 में भी जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 2005 के अंदर जब दांडी यात्रा निकाली थी कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय सुनील दत्त जी उस दांडी यात्रा के प्रभारी थे, तब भी मैं पूरे समय दांडी में पैदल चला हूँ। गांधीनगर से लेके सूरत और वलसाड़ और जहाँ नमक सत्याग्रह हुआ था, गुजरात राजस्थान के लोगों के साथ गुजरात का रिश्ता रहा है, हमारा पड़ोसी राज्य है, कोई दिक्कत नहीं है काम करने। सर आप दिल्ली गए, आला कमान से मुलाकात की, 18 दिन बाद आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, वो भी ऐसे वक्त पर जब पंजाब के बाद राजस्थान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या माने इसको हम मंत्रिमंडल विस्तार के हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल राजस्थान में भी हो रहा है? देखिए ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी उन्हीं का ये क्षेत्राधिकार है, वही बोल सकते हैं। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी आला कमान जो आदेश देगा मैं उस आदेश की पालना करूँगा। और हम पार्टी में काम करने के लिए आए, हम सत्ता हमारे पास है तो मंत्री रहना मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। पार्टी का जो हुक्म होगा, मेरी पहली प्राथमिकता संगठन है और संगठन में काम करूँगा। सर गुजरात हिंदुत्व की विचारधारा पर बीजेपी 25 वर्ष से अनबीटेबल है और कांग्रेस हिंदुत्व से दूर मानी जाती है, क्या इसका क्या तोड़ आप सोचते हैं? ये जो ठेका आप लोगों ने दे रखा है हिंदुत्व का, मेरे पास तो कोई इसका लॉजिक नहीं है। वो स्वयंभू अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार माने, मैं क्या हूँ? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं नवरात्रा नहीं करता हूँ, मैं पूजा नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ें राजनीति में धार्मिक भावनाओं को एनकेश करने का जो खतरनाक खेल बीजेपी ने खेला है, इससे कामयाबी क्षणिक मिल जाती है। अरे भाई आप लड़ाई है पॉलिटिकल, नीतियों के आधार पर लड़ो, कार्यक्रमों के आधार पर लड़ो। आप 20 साल से सत्ता में हो, अपनी उपलब्धियों के आधार पर लड़ो। ये क्या हिंदुत्व के आधार पर लड़ेंगे? और आप ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। सर बिजली की पूरे देश में किल्लत है, मतलब कोयले की किल्लत है, राजस्थान में भी किल्लत हो रही है, कई जगह गाँव में अभी पूरे उत्तर भारत में दिक्कत है। ऐसा सरकार क्या कर रही है? राजस्थान सरकार कोयले की खरीद के लिए तैयार है, कोयले की खदानों में पानी भी भरा हुआ है इस वक्त। और ये संकट कोई राजस्थान का संकट नहीं है, पूरे उत्तर भारत का संकट है और इसके समाधान में हमारी सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। ठीक है, अभी कष्ट तो हो रहा लोगों को, लेकिन जल्दी से इस पे समाधान हो जाएगा। वसुंधरा जी आरोप लगा रही है कि आपने टाइम पे भुगतान नहीं किया है। देखो आरोप तो आरोप ही होते हैं। आरोप आप योगी सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं फिर।
क्योंकि वहाँ भी सरकार बीजेपी की है, संकट तो वहाँ भी है, बिहार में भी संकट है, वहाँ बीजेपी सत्ता में साझेदार है। ये सब आरोपों का कोई दम नहीं है। सर कन्हैया कुमार पार्टी में ज्वाइन किया है, कन्हैया कुमार का प्रयोग क्या गुजरात में किया जाएगा, उससे क्या फर्क ये पड़ेगा? सब पार्टी आलाकमान तय करती है किसका उपयोग कहाँ किया जाना है। मेरे को जहाँ उन्होंने काम दिया है उस काम को मैं करूँगा। भाई साहब आप दिल्ली गए थे, क्या उसी दिन तय हो गया था आपका संगठन में जाना या कल आपको सरप्राइज मिला? अब मैं दिल्ली गया था, मैं क्या मिला था, क्या बात हुई, क्या तय हुआ, इस कहानी का तो कोई मतलब नहीं है। आपके सामने है कि आला कमान ने मुझे गुजरात का प्रभारी बनाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी का मैं कैसे निर्वहन करूँ, ये मेरे ऊपर है। आपके लिए बड़ा चैलेंज है सर गुजरात? जिंदगी अपने आप में चुनौती होती है, हर रोज आपके सामने नई नई चुनौतियाँ आती हैं। यहाँ चिकित्सा विभाग में चुनौती नहीं थी क्या? तो ये चुनौतियों से घबरा के भागने वाले नहीं हैं। मैंने कहा ना, छात्र राजनीति जब शुरू की थी, महीनों जेल में गुजारे मैंने, 10-10 मुकदमे लगे मेरे छात्र राजनीति। तो इसलिए जो व्यक्ति 17-18 साल की उम्र में सेंट्रल जेल में छात्र राजनीति में आंदोलन के कारण बंद हो गया हो, उसको ना ईडी की फिक्र है, ना इनकम टैक्स की फिक्र है, ना जेल की फिक्र है, ना कचहरी की चिंता है। मुझे मेरी पार्टी को मजबूत करने का काम दिया, वो मैं करूँ। सर ऐसा प्रभारी बनने के बाद अब प्रदेश की राजनीति में कहा जा रहा है कि आप नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। ये मैं इस गणित में नहीं पढ़ता हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं सोनिया जी राहुल गांधी का सिपाही हूँ, और जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम या जिम्मेदारी वो मुझे देंगे, उसको मैं पूरा करूँगा। सर स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है, चिरंजीवी योजना जो थी वो बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ बनाई गई। बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल साफ मना कर देते हैं कि सरकार के साथ हमारा किसी तरह का कोई MOU नहीं। ऐसे अस्पतालों पर कब कार्रवाई? हम उनसे, मैंने खुद ने बात की, अधिकांश बड़े अस्पतालों के जो मालिक हैं उनसे मैंने बात की। हमारे जो प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा जी, उन्होंने बात की, वैभव गालरिया जी ने बात की, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बात की। अब कोई योजना जब शुरू करते हैं, 1 मई से इस योजना को हमने शुरू किया है। कुछ कठिनाइयाँ हमेशा जब भी बड़ी योजना आप लागू करते हो आती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान का कोई भी बड़ा अस्पताल ऐसा नहीं होगा जो इस योजना के माध्यम से गरीब आदमी को लाभ नहीं पहुँचाए। राजस्थान के उपचुनाव में दोनों सीटें जीतने का भाजपा ने दावा किया। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से दवा यही करती है, क्योंकि वो तो अब ऐसा पोज कर रहे हैं कि वो तो पैदा ही सत्ता में बने रहने के लिए हुए हैं। यहाँ 6 बाई इलेक्शन हुए राजस्थान के अंदर, 4 कांग्रेस पार्टी ने जीते। जहाँ साड़ा इलेक्शन में मैं इंचार्ज था, 2018 में कैलाश त्रिवेदी जी हमारी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहाँ से जीते। सरकार बनी कांग्रेस की, 37% वोट लाए और 7000 वोटों से जीते। अभी हमारा वोट शेयर कितना था ये बीजेपी में नहीं बोलेगी, 58.5% वोट लिए हमने, 21.5% वोट का इजाफा। रामगढ़ इलेक्शन हमने जीता, मंडावा इलेक्शन हमने जीता, अभी सुजानगढ़ चुनाव हमने जीता, 39,000 का मार्जिन। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खुद पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, 2M दर्जे के नेता यहाँ काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में 6 तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। हर रोज एक उम्मीदवार बढ़ जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति हो रही है। वहाँ जाके देखो, दरियावाद में और वल्लभ नगर में क्या हालत हो रही है। 3रे नंबर पे आएगी बीजेपी, चुनाव जीतने की छोड़ो आप। ये मैं आज कह रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ खुद, बीजेपी कंटेस्ट में नहीं है वहाँ। इसलिए सतीश पूनिया जी का ज़्यादा अनुभव है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है, करने दीजिए उनको। खुशफहमी में रहना कोई गलत बात नहीं है। परिणाम भी तो आएगा, 2 तारीख को परिणाम आएगा, तब बात करें। सर एक ब्लड बैंकों को लेकर भी काफी विवादास्पद स्थिति इन दिनों पैदा हो रही है कि काफी सारा ब्लड, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी और उसके बारे में बात भी कर ली। हम जो भी सुधार कर सकते हैं वो करेंगे। सर आखिरी सवाल, वहाँ बड़ी जिम्मेदारी, यहाँ बड़ा डिपार्टमेंट है, मैनेज कैसे होगा? सब ऊपर जानता है। करेंगे, जो भी पार्टी हुक्म देगी उस काम को करेंगे। वो किस भूमिका में रखती है ये काम हमारा नहीं है, हमें क्या भूमिका दी जाती है, कहाँ से क्या भूमिका हटती है, ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास जब तक ये डिपार्टमेंट है काम करूँगा,
जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन संगठन का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।